कहानी की शुरुआत में हमें एक नष्ट हो चुकी दुनिया दिखाई जाती है, जहां पूरी जमीन बंजर हो गई थी। केवल ऑस्ट्रेलिया के एक क्षेत्र को छोड़कर, जिसका नाम था ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट मदर्स। इस क्षेत्र में अब भी पानी उपलब्ध था, जिससे खेती की जाती थी और फल उगाए जाते थे। यहाँ पर कई महिलाएं भी रहती थीं। इसी क्षेत्र में फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की एक पके हुए फल को लेने आई। तभी उसने अपने इलाके के पास कुछ हलचल सुनी। जब वह करीब गई तो उसने देखा कि वहां कई बाइकर्स थे। उसने एक बाइकर की बाइक का तेल निकाल दिया और जैसे ही वह दूसरे बाइकर की बाइक का पाइप काटने वाली थी, दूसरा बाइकर उसे देख लेता है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, फ्यूरियोसा ने उसके पैर में एक नाइट स्ट्रैप लगाकर वहां से भाग निकली। भागते हुए उसने जोर जोर से सीटी बजाना शुरू कर दिया, जिससे उस इलाके के लोगों को आने वाले खतरे का पता चल गया। इससे पहले कि वो भी बचकर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच पाती, एक बाइकर ने उसकी ओर एक रस्सी फेंककर उसे रोकने में सफलता हासिल कर ली। फिर ये लोग फ्यूरियोसा को उठाकर वहां से ले जाने लगे। दूसरी ओर फ्यूरियोसा की मां और वहां के सभी योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होकर फ्यूरियोसा को बचाने के लिए इन बाइकरों का पीछा करने लगे। घोड़ों पर सवार होते हुए फ्यूरियोसा की मां चलते हुए बाइक के ऊपर से बाइकर का गला काट देती है, जिसके बाद उन्होंने उसकी बाइक पर कब्जा कर लिया। इससे पहले कि वो उसी बाइक का इस्तेमाल करके फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकल पाती, इलाके के लोग उसे कुछ बीज देते हैं और याद दिलाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, दूसरे इलाके के लोगों को ग्रीन प्लेस का पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही जो लोग ग्रीन प्लेस देख चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह सुनते ही वह तेजी से आगे बढ़ती है और बंदूक से हमला कर एक बाइकर को मार देती है। उसके आगे चल रहे दो बाइकर्स रुककर यह देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। क्या हुआ? वो बाइकर क्यों रुक गया? तभी उन्हें दूर से फ्यूरियोसा की मां नजर आती है। डर के मारे उन्होंने अपनी बाइक्स घुमा ली, लेकिन फ्यूरियोसा ने पहले ही उस बाइक का ऑनेल पाइप काट दिया था, जिस पर उसे बांधा गया था। फ्यूरियोसा की मां मरे हुए बाइकर की बाइक के स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करके अपनी बाइक ठीक करती है और उस बाइक का सारा तेल अपनी बाइक में डालते हुए फिर से बाइकर्स का पीछा करने लगती है। चलते चलते अब रात हो चुकी थी। जिस बाइक पर फ्यूरियोसा को बांधा गया था, उसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्यूरियोसा ने उसका फ्यूल पाइप काट दिया था। इस हालत में दोनों बाइकर्स आपस में लड़ने लगते हैं और मौका पाते ही फ्यूरियोसा अपने हाथ छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर पहुंचने में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि बाइकर्स उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे वापस अपने इलाके की ओर ले जाते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की मां भी बाइकर्स के कैंप तक पहुंच गई है, जहां उन्हें ग्रीन प्लेस में आए हुए बाइकर्स और फ्यूरियोसा दिखाई देती है। वह एक बाइकर को शूट कर मार देती है, लेकिन दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा को लेकर सुरक्षित अपने कैंप में पहुंच जाता है। वहां वह लोगों को यह खुशखबरी देता है कि उन्हें ग्रीन प्लेस का पता चल गया है, जहां बहुत सारे संसाधन और महिलाएं हैं। उसकी यह बात सुनते ही फ्यूरियोसा समझ जाती है कि अब उसके इलाके और लोगों को खतरा हो सकता है। इसलिए वह चतुराई दिखाते हुए उस आदमी के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे बाइक से गिराकर मार देती है। अंततः उसने और उसकी मां ने उन सभी बाइकर्स को मार दिया जिन्हें ग्रीन प्लेस की लोकेशन का पता था। अब बाइकर्स फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि वही है जो उन्हें ग्रीन प्लेस तक ले जा सकती है। बाइकर्स का लीडर बहुत चालाक था। वह खुद भी फ्यूरियोसा के साथ अच्छा व्यवहार करता है और बाकी लोगों को भी उसका ध्यान रखने को कहता है, ताकि वह उसे धोखा देकर ग्रीन प्लेस का पता उगलवा सके। रात होने पर फ्यूरियोसा की मां भी उसी कैंप में पहुंच जाती है। उसने मरे हुए बाइकर के कपड़े पहनकर खुद को बिल्कुल उनके जैसा बना लिया था। वह असल में फ्यूरियोसा को ढूंढने के लिए आई थी और वह हर कैंप में जाती है और जहां उसे फ्यूरियोसा नहीं मिलती, वहां के सभी लोगों को शूट कर मार डालती है। अंततः वह उस कैंप में भी पहुंच जाती है जहां फ्यूरियोसा थी। फ्यूरियोसा को लेकर जाने के बाद वह आखिरी लड़की को मारने वाली थी, लेकिन वह लड़की कहती है, नहीं, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी बेटी की तरह यहाँ कैद हूँ। ये सुनकर फ्यूरियोसा की मां उसे छोड़ देती है और अपनी बाइक पर फ्यूरियोसा को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिस लड़की पर उसने रहम किया, वही उसे धोखा देगी। वह लड़की जाकर इमरजेंसी अलार्म बजा देती है और इसके बाद बहुत सारे लोग फ्यूरियोसा और उसकी मां का पीछा करने लगते हैं।
दूर से ही इन बाइकर्स ने उन पर बम से हमला किया, जिससे फ्यूरियोसा की मां के सारे कपड़े जल गए और वह आग से बचने की कोशिश करने लगती है। उसने अपने आर्मर सूट को उतारा और दोबारा बाइक पर बैठ गई। जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वहां से भाग निकली। हालांकि बहुत दूर निकलने के बावजूद भी बाइकर्स उनके पीछे ही लगे रहे। फ्यूरियोसा की मां अब समझ चुकी थी कि वे उनसे बच नहीं पाएंगी, इसलिए उन्होंने बाइक से उतरकर फ्यूरियोसा को बाइक दे दी और उसे अकेले घर जाने को कहा। साथ ही उन्होंने फ्यूरियोसा को एक पीला सील भी दिया और कहा कि वापस जाकर इसे जरूर सुरक्षित रखना। खुद वे बाइकर्स को शूट करने के लिए वहां रुक गईं। कितने भी लोगों का अकेले सामना करती, वे जल्द ही चारों तरफ से घिर गईं। फ्यूरियोसा इन लोगों के हाथ लग जाती है और जब वह वापस आती है तो देखती है कि उसकी मां को इन लोगों ने एक पेड़ से बांध रखा था। उसकी आंखों के सामने ही बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बाइकर्स का लीडर उसे अपने जैसे कपड़े पहनाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है और उसे वो सब देखने के लिए मजबूर करता है जिसे वे अपनी मनोरंजन मानते थे। वहां उसने फ्यूरियोसा को अपनी बेटी का एक टेडी बियर भी दिया, जिसे फ्यूरियोसा ने गुस्से में गिरा दिया। नाराज होकर बाइकर लीडर उसे वहां से ले जाने का आदेश देता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था, जो फ्यूरियोसा से कहता है, अगर तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लो तो तुम हमारे लीडर के लिए एक काम की बन जाओगी और वे तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूरियोसा उसकी बातों में नहीं आई। उसने चुपके से अपने हाथ पर टैटू बनाना शुरू कर दिया, जिसमें इस जगह से ग्रीन प्लेस तक का रास्ता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन ग्रीन प्लेस वापस जरूर जाएगी। उसे यह भी डर था कि कहीं वह रास्ता भूल न जाए, इसलिए उसने पूरा मैप अपने हाथ पर बना लिया। वक्त बीतता गया और एक दिन जब ये सभी बाइकर्स कहीं जा रहे थे तो उन्हें दूर एक लाल धुआं उड़ता दिखाई दिया। उन्हें लगा कि वहां लोग रह रहे होंगे। वे उस धुएं का पीछा करते हुए वहां पहुंचे तो उन्हें एक वॉर बॉय मिला, जो उन्हें यहाँ के सिटाडेल और किले तक ले गया। किले में इमोर्टन, जो कि हुकूमत चलती थी, उसके पास पानी था। वह यहाँ खाना उगाता था और अपने सैनिकों को देता था। उसने अपने सैनिकों को इस तरह प्रशिक्षित किया था कि वे उसके लिए मरने को भी तैयार थे। ये बाइकर्स, जिनके पास संसाधनों की कमी थी, इमोर्टन जो से कहते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ सहयोग नहीं किया और हमें ये चीजें नहीं दी तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। लीडर की इस बात इमोर्टल जॉय ने बाइकर्स के लीडर की बात सुनकर उसे मजाक में उड़ा दिया और अपने एक वॉर बॉय को खुद को मारने का आदेश दिया, जिससे उसने साबित कर दिया कि चाहे तुम लोग कितने भी ताकतवर हो, मेरी सेना के आगे कुछ नहीं हो। मेरे लोग मेरे लिए मरने को तैयार हैं। जब उसने यह कहा तभी उसके लोगों ने बाइकर्स के एक साथी को एक लटकी हुई चेन से पकड़ लिया। बाइकर्स के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाएं। भागते वक्त बाइकर्स का लीडर देखता है कि फ्यूरियोसा अपने जेल से गिरकर एक खड्डे में फंस गई है। अपनी जान की परवाह न करते हुए वह फ्यूरियोसा की जान बचाता है और वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक और किला नजर आता है जिसका नाम था गैस टाउन। यहाँ पर ओनेल को रिफाइन किया जाता था, जिससे इमोर्टल जॉय के हथियार और वाहन चलते थे। बाइकर्स का लीडर इस किले पर कब्जा करने का प्लान बनाता है ताकि वहां के ओनेल की वजह से वह इमोर्टल जॉय को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन समस्या यह थी कि गैस टाउन की सुरक्षा काफी कड़ी थी, इसलिए लीडर अपने कुछ लोगों को वॉर बॉयज में बदल देता है और गैस टाउन के गेट तक पहुंचता है। जब उनके लिए गैस टाउन का गेट खोला जाता है तो लीडर अपने ही भेष बदल चुके लोगों को मार देता है ताकि गैस टाउन के लोग ये समझें कि इन्होंने इमोर्टल जॉय के किले पर कब्जा कर लिया है और अब उनके लोग उसके गुलाम हैं। यह देखते हुए गैस टाउन के लोगों ने भी उसके लिए दरवाजे खोल दिए। गैस टाउन पर कब्जा करने के बाद बाइकर्स का लीडर, जिसे डिमेंटस कहते हैं, सबसे पहले गैस टाउन के लीडर की उंगलियां काटकर इमोर्टल जॉय को भेजता है। इसे देखकर इमोर्टल जॉय समझ जाता है कि धीरे धीरे डिमेंटस के हाथ में पावर आ रही है। उसकी सारी ताकत अब उस चीज से है जिस पर अब डिमेंटस ने कब्जा कर लिया है। इसीलिए इमोर्टल जॉय डिमेंटस को एक बैठक का प्रस्ताव भेजता है। डिमेंटस भी यही चाहता था। उसे इमोर्टल जॉय की बेसिक सप्लाई की जरूरत थी। वह गैस टाउन के लीडर को लेकर इमोर्टल जॉय के सामने आ जाता है। गैस टाउन का लीडर इमोर्टल जॉय का भाई था और वह काफी बीमार भी था। उसके शरीर के कई अंग मशीनों की मदद से काम करते थे।
डिमेंटस इमोर्टल जॉय को ब्लैकमेल करने के लिए उसके भाई को मशीन के जरिए पहले टॉर्चर करता है और फिर उसे मार डालता है। इसके बाद डिमेंटस ने इमोर्टल जॉय को कहा कि उसने पूरे गैस टाउन में बम लगा दिए हैं, जिन्हें एक्टिवेट या डिसेबल करने का तरीका सिर्फ उसे ही पता है। अगर तुम अपने गैस टाउन को बचाना चाहते हो तो मुझे गैस टाउन का लीडर बना दो, वरना तुम्हारा गैस टाउन भी नष्ट हो जाएगा। इमोर्टल जॉय ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं गैस टाउन तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारी बेटी और एक बाइकर चाहिए। फ्यूरियोसा इमोर्टल जॉय से कहती है, मैं उसकी बेटी नहीं हूं, इन्होंने मेरी मां को मारकर मुझे किडनैप किया है। यह सुनकर डिमेंटस को भी गुस्सा आ गया। उसने फ्यूरियोसा के हाथ से अपनी बेटी का खिलौना छीन लिया और उसे इमोर्टल जॉय के हवाले करके वहां से चला गया। फ्यूरियोसा को अब एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां इमोर्टल जॉय की कई पत्नियां रहती थीं। अब फ्यूरियोसा भी इमोर्टल जॉय की एक पत्नी बनकर उसके हरम में रहने वाली थी। ये सारी महिलाएं बहुत अच्छी थीं और उन्होंने फ्यूरियोसा का स्वागत भी किया। लेकिन फ्यूरियोसा का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि कैसे इमोर्टल जॉय इन सभी महिलाओं को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता है। फ्यूरियोसा ने देखा कि जब इमोर्टल जॉय की एक बेटी पैदा हुई तो उसने गुस्से में उसे जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। उसे सिर्फ बेटे चाहिए थे। उसके कई बेटे थे, लेकिन उसकी नजर में कोई भी स्वस्थ नहीं था, इसलिए उसने उन्हें वॉर बॉय के रूप में रखा हुआ था। उसने इतनी सारी पत्नियां भी इस उम्मीद में रखी थीं कि एक दिन कोई स्वस्थ बेटा पैदा होगा जो उसके इस साम्राज्य पर हुकूमत करेगा। इसी बीच इमोर्टल जॉय के एक बेटे की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ी। उसने फ्यूरियोसा के बाल पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन फ्यूरियोसा ने किसी तरह अपने बाल छुड़ाकर वहां से भागने में कामयाबी हासिल की। वह जानती थी कि यह लड़का उसे फिर से तंग करेगा, इसलिए उसने अपने सारे बाल काटकर और नेट और वैक्स से एक विग बना ली। अगली बार जब वह लड़का फ्यूरियोसा को तंग करने के लिए आया और उसके बाल पकड़ने की कोशिश की, तो फ्यूरियोसा ने अपने विग को उसके हाथ में छोड़ दिया और वहां से भाग गई। वह लड़का भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन बीच में उसे उसका ही भाई मिल गया, जिसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उसने फ्यूरियोसा का विग भी वहीं फेंक दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पिता उसे देखकर सजा न सुना दें। फ्यूरियोसा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को एक लड़के की तरह ढाल लिया था, जिससे उसे सिटीडेल के अंदर काम भी मिल गया। वह कूदने फांदने में काफी तेज थी, इसलिए उसे इमोर्टल जॉय की बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर चेनस को फिट करने का काम सौंपा गया। 15 साल बाद फ्यूरियोसा अब बड़ी हो चुकी है और कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। उसने आज तक एक लड़के का भेष बनाए रखा और इमोर्टल जॉय के सभी कठिन काम पूरी तरह से निभाए, जिससे इमोर्टल जॉय को यकीन हो गया कि फ्यूरियोसा उसके प्रति पूरी तरह से वफादार है। इस बार इमोर्टल जॉय ने फ्यूरियोसा और उसकी टीम को एक बड़ी ड्रिल बनाने का काम सौंपा, जो किसी भी चीज को आसानी से तबाह कर सकती थी। टीम ने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली जिसे ट्रक के साथ जोड़ दिया गया। जब उन्होंने इसे पहली बार टेस्ट ड्राइव के लिए बाहर ले जाया तो डिमेंट के लोग हमला कर देते हैं। डिमेंट के लोग पैराशूट्स के जरिए मशीन पर और वॉर बॉयज पर बम से हमला करते हैं। जैक, जो ट्रक चला रहा था, ने ट्रक को रोका नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ाया। डिमेंट के लोगों ने ट्रक पर हमला किया, जिससे ट्रक में एक बड़ा दोष आ गया। इस स्थिति में फ्यूरियोसा बहादुरी दिखाते हुए चलती ट्रक के नीचे जाकर दोष को ठीक करने की कोशिश करती है, ताकि जैक ट्रक को तेजी से ले जा सके। फ्यूरियोसा का सामना एक और डिमेंट के आदमी से होता है, जो ट्रक के नीचे बम प्लेस कर रहा था। फ्यूरियोसा ने न सिर्फ उसे मात दी, बल्कि उसे मारकर बम को अपने ट्रक से हटाने में भी सफल रही। इसके बाद उसने ट्रक का दोष ठीक किया और ट्रक के अंदर भी वापस आ गई। डिमेंट के लोग अभी भी वॉर बॉयज पर हमला कर रहे थे। जब वॉर बॉयज ने डिमेंट के छोटे ट्रक पर हमला किया तो वह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फ्यूरियोसा को झटका लगा, जिससे उसकी हेयर ड्रेस बाहर आ गई और जैक को पता चला कि वह एक लड़की है। अब उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया और उड़ते हुए बाइकर्स को मार डाला। फ्यूरियोसा ने जैक को गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि वह जानती थी कि जैक उसे आगे कोई समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन जैक ने उसे कहा, तुम एक बेहतरीन वॉरियर हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेंडर क्या है। हमें इस मशीन को कंट्रोल करने का काम सौंपा गया है और मैं चाहता हूं कि तुम एक टीम मेंबर की तरह मेरा साथ दो। फ्यूरियोसा मान जाती है,
और वे लोग उस मशीन को लेकर गैस टाउन में पहुंचते हैं। वहां डिमेंट ने फ्यूरियोसा को देखा, लेकिन अब वह काफी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए डिमेंट ने उसे पहचान नहीं पाया। अब डिमेंट के पास ओनेल की सप्लाई खत्म हो गई है और वह इमोर्टल जॉय से दूसरी सरप्राइज प्राप्त करने की योजना बना रहा है। डिमेंट जैक से कहता है कि वह किसी भी तरह से इमोर्टल जॉय से मुलाकात का इंतजाम करे। जैक मान जाता है, लेकिन इमोर्टल जॉय के साथ मीटिंग के लिए उसे किसी भी सप्लाई का वादा नहीं किया जाता। इसके चलते डिमेंट के लोग बाइकर्स के साथ मिलकर हमला कर देते हैं और सारा खाना लूट लेते हैं। फ्यूरियोसा अपनी ट्रक लेकर बाहर निकल जाती है और जैक उन लोगों से लड़ता है जो ट्रक के पास आने की कोशिश कर रहे थे। फ्यूरियोसा और जैक बचते बचाते अपने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और इमोर्टल जॉय को डिमेंट से मुलाकात का संदेश दे देते हैं। इस दौरान फ्यूरियोसा को एक तीर लग चुका था, जिसे जैक उसके कंधे से निकालता है और फिर उसे टांकता है। इस बीच जैक और फ्यूरियोसा के बीच करीबी रिश्ता बन जाता है। जैक पूछता है कि फ्यूरियोसा के माता-पिता की मौत कैसे हुई। फ्यूरियोसा बताती है कि उसे बाइकरों ने किडनैप किया था और यहाँ छोड़ दिया था। वह जैक को वह पीच सीट भी दिखाती है जो उसकी मां ने उसे दी थी और अपने हाथ पर बना ग्रीन प्लेस तक का नक्शा भी दिखाती है। उसे अब भी उम्मीद थी कि वह वहां जा सकेगी। जैक कहता है कि वह कोशिश करेगा उसे उसकी जगह तक पहुंचाने की और फ्यूरियोसा उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। इसी बीच उन्हें इमोर्टल जॉय का संदेश मिलता है कि वह डिमेंट से मुलाकात के लिए जा रहा है और उन्हें अपनी पूरी फौज तैयार करके उसके पीछे जाना होगा। जैक उसे ट्रक में बैठाने के बजाय एक अलग ट्रैक चलाने का काम सौंपता है, क्योंकि उसका प्लान है कि वह सबको चकमा देते हुए इस ट्रक के जरिए ग्रीन प्लेस तक पहुंचेंगे। जब वे गैस टाउन पहुंचते हैं तो एक ट्रक पहले ही गैस टाउन के अंदर पहुंच जाता है। फ्यूरियोसा यहीं पर अपना रास्ता मोड़ लेती है और इंतजार करती है कि जैक भी उसके साथ आएगा, लेकिन जैक ने उसके साथ आने के बजाय हवा में ग्रीन स्मोक छोड़ा, जिसका मतलब था कि वह वॉर बॉयज को युद्ध के लिए बुला रहा था। यह देखकर फ्यूरियोसा नाराज हो गई और अकेले ही वहां से निकल गई। उसने ग्रीन प्लेस तक पहुंचने का मौका गंवा दिया, लेकिन जैक का ख्याल उसके दिल में था, इसलिए वह उसकी मदद के लिए वापस लौट गई। गैस टाउन पहुंचकर फ्यूरियोसा अपनी स्नाइपर उठाकर सभी को निशाना बनाने लगती है। उसकी एक गोली डिमेंट को छूकर निकल जाती है। जैक अपने रिग के साथ गैस टाउन का गेट तोड़ता है और रिग पर लगी ड्रिल को चलाकर पूरे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देता है। बाइकर्स उसकी राह में बाधा डालने के लिए हमला करते हैं, जिससे ट्रक टूटकर एक गड्ढे में गिर जाता है। सही समय पर फ्यूरियोसा वहां पहुंचती है और एक बाइक की चेन से उसे निकाल लेती है। इसके बाद वे एक और ट्रक में सवार होकर वहां से भाग निकलते हैं। उनका इरादा ग्रीन प्लेस की ओर जाने का था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डिमेंट उनके पीछे पीछे है। जब डिमेंट का ट्रक फ्यूरियोसा के ट्रक से जुड़ता है तो फ्यूरियोसा अपनी गन निकालकर ट्रक पर हमला करने लगती है। इस दौरान उसका हाथ ट्रक्स के बीच में फंस जाता है, वही हाथ जिस पर उसने ग्रीन प्लेस का नक्शा बनाया था। अब वे डिमेंट के कब्जे में आ जाते हैं। डिमेंट ने दोनों को बंदी बना लिया और जैक को एक बाइक से बांधकर गोल घेरे में घुमाने लगा, जिससे वह हर गुजरते सेकंड के साथ मौत के करीब जा रहा था। फ्यूरियोसा को जंजीरों से बांध दिया गया था और चारों ओर बाइक्स तेजी से घूम रही थीं। डिमेंट इन सब चीजों से मनोरंजन कर रहा था। जब डिमेंट बोर हो जाता है तो वह देखता है कि फ्यूरियोसा अपना कटा हुआ हाथ छोड़कर भाग चुकी है। गुस्से में डिमेंट ट्रक लेकर फ्यूरियोसा का पीछा करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्यूरियोसा ने उसके ट्रक के टायर भी निकाल दिए थे, जिससे उसका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। फ्यूरियोसा जिस बाइक से भाग रही थी उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है और उसे आगे का सफर पैदल करना पड़ता है। उसका हाथ गंभीर रूप से जख्मी था और तपती धूप में उसे बेहोशी आ जाती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे सिटडेल के वॉर बॉय ने देख लिया और वापस सुरक्षित स्थान पर ले आया। वहां उसका इलाज हुआ और जब उसे होश आया तो उसने पागलों की तरह इमोर्टल जॉय से मिलने की बात की। फ्यूरियोसा को इमोर्टल जॉय के पास ले जाया गया, जहां उसने बताया कि डिमेंट जल्दी ही उन पर हमला करने वाला है और गैस टाउन को भी तबाह करने का प्लान बना रहा है। अब वह सिटडेल को भी हथियाना चाहता है। इमोर्टल जॉय ने योजना बनाई कि वे गैस टाउन को तबाह करने से पहले वहां पहुंच जाएंगे, यानी डिमेंट के सिटडेल पर हमला करने से पहले ही गैस टाउन पर हमला करेंगे। जैसे ही वे गैस टाउन के करीब पहुंचते हैं, डिमेंट भी जंग की घोषणा कर देता है।
सिटडेल और गैस टाउन के बीच युद्ध छिड़ जाता है जो हफ्तों तक चलता है। दोनों टीमें एक दूसरे को बुरी तरह पीटती हैं और इस दौरान फ्यूरियोसा सिटडेल में जाकर अपनी योजना को अंजाम देती है। फ्यूरियोसा ने एक मैकेनिकल आर्म तैयार किया और खराब हुए वाहन के लिए फिर से उसी स्थान पर पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि इमोर्टल जॉय के बेटे अपने वाहनों और हथियारों को ठीक कर रहे थे। उसने अपनी कार की मरम्मत के लिए एक टायर भी ले लिया। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि डिमेंटस और उसके बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उनकी नजरें भी अब फ्यूरियोसा पर थीं। इससे पहले कि वे फ्यूरियोसा पर हमला कर पाते, फ्यूरियोसा तेजी से अपनी कार चलाकर उन पर धावा बोलती है, उन्हें अपनी गाड़ी से टकराकर गिरा देती है। उसने सभी को मार गिराया, लेकिन डिमेंट कहीं नजर नहीं आया। दूर से उसने देखा कि एक बाइकर भाग रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि डिमेंट था। लेकिन डिमेंट की मौत अब नजदीक थी क्योंकि उसकी बाइक भी खराब हो चुकी थी और फ्यूरियोसा भी उसके पास पहुंच चुकी थी। फ्यूरियोसा ने डिमेंट को एक ही बार में मारने की सोची, लेकिन वह चाहती थी कि डिमेंट को याद रहे कि वह कौन है और क्यों उसके पीछे पड़ी है। उसने डिमेंट को इतनी देर तक तंग किया कि वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो फ्यूरियोसा ने उसे बताया कि वह वही लड़की है जिसे उसने 15 साल पहले किडनैप किया था और उसकी मां को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। डिमेंट को अब भी सही से याद नहीं आया कि फ्यूरियोसा कौन है, तो फ्यूरियोसा ने चेन से उसे बांधकर उसका टेडी बियर काट लिया। अब डिमेंट को पहचान आ गई कि फ्यूरियोसा कौन है और उसने माफी मांगी। उसने कहा कि अगर फ्यूरियोसा उसे माफ कर दे तो वे दोनों मिलकर पूरे क्षेत्र पर शासन कर सकते हैं। फ्यूरियोसा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसके टेडी बियर को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने डिमेंट के सिर पर एक गन पॉइंट कर दी। लोगों को लगा कि फ्यूरियोसा ने उसे मार दिया, लेकिन वास्तव में उसने डिमेंट को जिंदा दफन कर दिया और उसके ऊपर अपने पीच ट्री का बीज लगा दिया, जिसे उसकी मां ने उसे दिया था। जमीन ने डिमेंट को पावर चूस कर एक बड़ा पेड़ बना दिया और उस पर एक पीच उग आया। डिमेंट अपनी आंखों से यह सब देख रहा था और यह उसकी आखिरी घड़ी थी। इस दृश्य के बाद हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो अपनी गाड़ी के जरिए इमोर्टल जॉय की सभी बीवियों को उसकी कैद से मुक्त करवा देती है। वह उन्हें सुरक्षित रूप से ग्रीन प्लेस ले जाती है और यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।